हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पालनपुर कहानी के माध्यम से हरित क्रांति के बारे में जानकारी समझेंगे कि किस प्रकार से हरित क्रांति भारत में आई और इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस कहानी का उद्देश्य वर्तमान में उत्पादन से संबंधित मूल्य कुछ विचारों से परिचय कराना है। ऐसा ही एक काल्पनिक गाँव पालनपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। पालनपुर की खेती मुख्य क्रिया है, मतलब किसी भी देश, हमारे देश की जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है और सबसे ज़्यादा जो किसान है वो कृषि करना पसंद करते हैं। तो इसलिए पालनपुर कहानी में भी खेती को महत्व दिया गया है। ठीक है, तो आप इसे समझ सकते हैं कि जो हरित क्रांति हुई थी वो किससे संबंधित थी, कृषि से संबंधित थी। ठीक है, तो जबकि अन्य क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनय निर्माण और डेयरी परिवहन आदि समिति स्तर पर की जाती हैं। इन उत्पादन की क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। अच्छा, किसी भी संसाधन को अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी व्यापार कर रहे हैं, तो हमें कुछ अपनी साधनों के लिए, अपनी उस व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ संसाधन की आवश्यकता होती है। सबसे पहला जो साधन होता है वो होता है पैसा, मुद्रा। यानी सबसे पहले किसका योगदान होता है? मुद्रा का। अगर आपके पास पैसा है तो आप अपना व्यापार का स्टार्टअप अच्छे से कर सकेंगे। यानी अगर आप कोई भी व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपके पास पर्याप्त पैसा या पर्याप्त धन होना चाहिए। और किसी भी गाँव में लघु स्तरीय होता है, विनय निर्माण, डेयरी परिवहन आदि समिति स्तर की जाती है। इन उत्पादनों की क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कौन कौन से संसाधन होते हैं। संसाधन हमारे 3 प्रकार के होते हैं, जो प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव प्रयास संसाधन, यानी जो मानव के प्रयास के द्वारा उससे मिलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो संसाधन 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव प्रयास संसाधन। ठीक है, यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हुआ। अब आता है पालनपुर की कहानी से हम विदित होगा कि गाँव की इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधन किस प्रकार से समायोजित किए जाते हैं, यानी किस प्रकार से हम उसका समायोजन करते हैं। तो इस बात को हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। चलिए इसका परिचय पढ़ लेते हैं। पालनपुर जो है आसपास के गांव और कस्बों से रिलेट करता हुआ गांव है। अगर किसी भी व्यापार, हमारा जो देश है वो क्या है, बहुत से देशों से कनेक्ट है, क्योंकि उसकी वहाँ की वस्तुएं हमारे पास आ सकती हैं और हमारी वस्तुएं वहाँ बाहर जा सकती हैं। तो पालनपुर जो गाँव है वो भी आसपास के कस्बों से भली भांति से जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गाँव रायगंज है और पालनपुर की 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम या मतलब वहाँ का परिचय दिया जा रहा है कि वहाँ पे यातायात के भी सुलभ साधन है, आने जाने के सुलभ साधन है, वहाँ पे विद्यालय वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो इस प्रकार आपको ये पूरा वर्णन इसमें दिया गया है। आगे का पार्ट पढ़ते हैं। तो वहाँ पर आता है उत्पादन का संगठन, किस प्रकार उत्पादन का संगठन किया जाता है, इसके बारे में भी पालनपुर कहानी में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, उत्पादन उद्देश्य ऐसी वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करना है जिनका हम आवश्यकता होती है। आपको कोई पूछ लेता है कि उत्पादन का क्या अर्थ है, तो उत्पादन का सिंपली यही अर्थ होता है, उत्पादन का जो संगठन है, उत्पादन का जो उद्देश्य है वो सिंपली ये है कि ऐसी वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करना जिनकी हमें आवश्यकता होती है और हम जिसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो हम तभी तो उस चीज़ को उत्पादित करते हैं क्योंकि हमें उस चीज़ की आवश्यकता है। तो सिंपल सा उत्पादन का अर्थ यही होगा कि ऐसी वस्तुएं जो हमारी सेवाओं को, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, वे उत्पादन की वस्तुएं कहलाती हैं। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ आवश्यक होती है। अब इसमें देखिए आपको ये बताएगा कि हम मानव की भौतिक आवश्यकताएं कौन सी हैं। मानव की भौतिक आवश्यकताएं क्या है? रोटी कपड़ा मकान है ना, तो पहली आवश्यकता क्या हो गई? भूमि हो गई। अब मकान कहाँ पे होगा? भूमि पे ही तो होगा। तो पहली आवश्यकता क्या होगी? भूमि हो गई, जो प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति के द्वारा हमें वो चीज़ मिलती है। ठीक है, वहाँ पे आपको संसाधन का इसमें वर्णन भी होता जाएगा, जैसे प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव सहयोग संसाधन। तो उसका आप परिचय भी अच्छे से दे पाएंगे अगर आप स्टोरी को अच्छे से समझते हैं तो। ठीक है, कुछ उत्पादन क्रियाओं से हमें जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और कर्मियों की जरूरत होती है। यानी किसी भी अगर हम संसाधन को शुरू करना चाहते हैं तो उसमें हमें पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होती है। जबकि अगर हम कोई भी कृषि वगैरह करना चाहते हैं तो वहाँ पे हमें अनुभवी लोगों की आवश्यकता होती है, जो उस चीज़ में उसका अनुभव होता है। ठीक है, तो हमारे ये जो आपको समझ में आ गया होगा कि मानव निर्मित संसाधन और और प्राकृतिक संसाधन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, आगे हम इस बात को और भी डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से अंतर होता है। तो पढ़े लिखे जरूरत होती है। दूसरी क्रियाओं में शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की आवश्यकता होती है। वही मैंने आपको बताया कि अनुभवी लोग, जो जिस चीज़ में उनका ज़्यादा अनुभव है, उन चीज़ों की भी, उन व्यक्तियों की भी ज़रूरत होती है। कहाँ होती है? वो कृषि वगैरह में होती है। ठीक है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन उनको एक्सपीरियंस होता है इतना काम करने का, ठीक है, तो वो लोग हो जाते हैं श्रमिक उत्पादन में। अब हमारा नीचे टॉपिक आता है कि तीसरी आवश्यकता क्या है? भौतिक पूंजी है। अब भैया पूंजी नहीं होगी तो हम अपना व्यापार कैसे स्टार्ट करेंगे? ठीक है, तो हमारा व्यापार स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको बताया कि ना, हमें कोई भी चीज़ स्टार्टअप करने के लिए क्या सबसे पहले आवश्यकता होती है? पैसे की आवश्यकता होती है। तो उसमें भौतिक पूंजी की आवश्यकता होगी कि भौतिक पूंजी में आप कौन कौन से औजार वगैरह, भवन का निर्माण करना कैसे प्रकार से कर सकते हैं, तो इस बात को इसमें बताया गया है। ठीक है, तो इसमें कुछ आपकी मानवीय निर्मित जो चीज़ें हैं, जैसे जनरेटर हो गया, कंप्यूटर आदि हो गया, किसने बनाया? मानव ने बनाया हुआ है। तो ये सब क्या हो गया? मानव निर्मित चीज़ें हो गई। ये सब जो ऐसे आ जाएंगी वो मानव निर्मित चीज़ें हो गई। ये सब मानव द्वारा निर्मित की गई हैं। ठीक है, ये मानव निर्मित हो गई। ठीक है, और आप नीचे आ सकते थे, कच्चा माल वगैरह ये सब कौन तैयार करता है? कच्चा माल वगैरह जो हमारे जो मानव सहयोग है, सिर्फ जो मानव के सहयोग करते हैं, यानी जो हमारे श्रमिक वगैरह हैं वही जो कच्चा उत्पादन का सब करते हैं, औजारें, मशीनों वगैरह को चलाने का, भवनों को चलाने का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये हमारी चौथी आवश्यकता को आपको स्वयं उपभोग, बाजार हेतु भूमि, श्रम, भुक्ति पूंजी एक साथ करने के योग बनाने के लिए उद्गम की आवश्यकता होती है। आजकल इसे मानव पूंजी भी कहा गया। अब देखिए इसमें चित्र के माध्यम से देखिए कि अब इसमें क्या कर रहे हैं? कारखाने में मशीनों पर कार्य करते श्रमिक की तो है, अब इनको क्या है? इन चीज़ों का एक्सपीरियंस
है, इस चीज़ की इन्होंने पढ़ाई नहीं करी है लेकिन इनको ये चीज़ चलाना आता है, ठीक है। तो ये अनुभवी लोग हैं। तो ये हमारे जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये कारखाने में मशीनों पर कार्य करते हुए व्यक्ति हैं। तो ये क्या है, ये अनुभवी लोग हैं, ठीक है। इसमें इस चित्र के माध्यम से उत्पादन में प्रयुक्त भूमि, श्रम, स्थायी पूंजी की पहचान कीजिए। अब अगर हम इस चीज़ को पहचानें तो कैसे पहचान पाएंगे? देखिए, क्या भूमि मतलब कारखाना कहाँ स्थित है? कारखाना कहाँ स्थित है? भूमि पे स्थित है ना। कारखाना कहाँ स्थित है? कारखाना भूमि पर स्थित है। तो हमारा जो कारखाना स्थित है भूमि पर, ठीक है, भूमि पर स्थित है। अब भूमि पे जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? श्रम तो ही कर रहे हैं, वहाँ पर अपना समय दे रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? श्रमिक की तो है, अपना समय दे रहे हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे वो श्रमिक हो गए, ठीक है। अब श्रमिक काम करेंगे तो उनको पैसा भी मिलेगा, तो यहाँ पर आपको पूंजी भी हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं। तो आप इस चित्र के माध्यम से भूमि जिस कारखाने पे बना हुआ है वो भूमि हो गई। श्रम जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनके द्वारा जो श्रम लगाया जा रहा है वो श्रम हो गई। और स्थायी पूंजी जो उनको वेतन मिला जा रहा है वो आप उनका क्या हो गया? वेतन हो गया, वो उनकी पूंजी हो गई, ठीक है। उत्पादन भूमि पूंजी श्रम को संयोजित करके संगठित होता है, उत्पादन के कारक कहा जाता है। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि कारक कौन से होते हैं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक कौन कौन से होते हैं उत्पादन के, तो भूमि, श्रम, पूंजी होते हैं कारक, ठीक है। अब आप जैसे कि इस पे पालनपुर में क्या है? खेती भूमि स्थिर चीज़ है। तो पालनपुर में भूमि क्या है? वो स्थिर है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है? गांव में कृषि तो हो रही है, ठीक है। तो इस आंकड़े को आप देख सकते हैं। इसमें आपको जो आंकड़ा बताया गया है, ठीक है, कि आपको इसमें एक्सरसाइजेस दी गई हैं कि आप किस तरह से आप अपने हरित क्रांति को समझ सकते हैं। अभी तो आप हरित क्रांति के सीक्वेंस वाइज समझ रहे हैं, मतलब आप उसके सिर्फ ऊपरी ऊपरी पार्ट को समझ रहे हैं। अभी आप इसके आंतरिक पार्ट को भी समझेंगे, ठीक है। तो आप, ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं। यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि क्या पहले किसान क्या था? पहले किसान श्रमिक था, फिर उसने धीरे धीरे अपने संसाधनों को डेवलप किया, तो फिर वो हल चलाने लगा। उसके बाद उसने क्या किया? और अपनी फसल को अच्छा करने के लिए उसमें कीटनाशक पदार्थ डालने लगा। जब कीटनाशक पदार्थ डालने लगा, फिर धीरे धीरे उसकी फसल क्या होगी? बहुत अच्छी होने लगी। तो वो खाद पहले क्या डालता था? पहले खाद डालता था, अब क्या डालता है? कीटनाशक पदार्थ डालने लगा वो, ठीक है। तो हमारे कृषि में बदलाव होते रहे। जैसे कि पहले श्रमिक लोग काम करते थे, उसके बाद वो हल चलाने लगा। पहले वो खाद डालता था जो अपने हाथों से डालता था, लेकिन उसके बाद उसने क्या किया? वो डेवलप हुआ और उसने कीटनाशक पदार्थों को डालना शुरू कर दिया। जैसे कि पहले उसकी जो फसल थी वो धीरे धीरे डेवलप हो रही थी, लेकिन जब उसने कीटनाशक पदार्थ डालने शुरू करे तो उसकी फसल क्या हो गई? बहुत अच्छी होने लगी। तो उसको वो एक तरह से कहते हैं कि वो अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन चीज़ों का इस्तेमाल करने लगा। पहले आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारी सॉइल, मतलब हमारी जो मिट्टी है, जो उपजाऊ मिट्टी है, उसको जो उपजाऊ रखते हैं वो होते हैं केचुए, ठीक है। केचुए हमारी मिट्टी को जकड़ के रखते हैं कि उसमें जो भी उर्वरा शक्ति होती है वो उसे बनाए रखते हैं और मिट्टी हमारी जल्दी ख़राब नहीं होती है। लेकिन जब हमारे जो किसान है वो पहले हल का काम करते थे, तो हल क्या करता था? ऊपरी ऊपरी से जुताई करता था। लेकिन जब उसका डेवलप हुआ और उसकी जगह पे ट्रैक्टर वगैरह आ गए, तो पहले हल ऊपर ऊपर से करता था, तो ऊपरी ऊपरी परत जाती थी। लेकिन जब हमारे किसान ट्रैक्टर का इस्तेमाल करने लगे, जो हमारी उर्वरा शक्ति है उसको ही उन्होंने नष्ट करना शुरू कर दिया। जैसे कि ये अभी आपके कारण हो जाएंगे, कारण क्या हुआ, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए पहले कि जो है, पहले किसान श्रमिक था, उसने श्रम करना शुरू किया। उसके बाद उस श्रम पहले लोग काम करते थे, उसके बाद वो हल लेके आया, पहले वो खाद डालता था, फिर उसके बाद कीटनाशक पदार्थ डालने लगा। धीरे धीरे हल वगैरह आने लगे, हलों की संख्या मतलब पहले चलती थी, लेकिन जब आधुनिकरण आया तो उसने ट्रैक्टर ले लिया और वो अपना काम आसानी से करना चाहता था, ठीक है। ये आपके जो प्रश्न आ गए, ये आंकड़े बताए गए कि किस आंकड़ों के माध्यम से आप उसे समझ सकते हैं। तो ये सब पूरे आंकड़े हो गए आपके, ठीक है। अब हम जैसे कि ये कह रही हैं कि आजकल काम मिलना कठिन है, केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं, वह भी बहुत कम दिनों के लिए। घनश्याम कहती हैं कि घनश्याम एक बड़ा किसान है और उसे अभी अभी हेक्टर खरीदा है, मतलब हेक्टर मतलब ट्रैक्टर वगैरह खरीदे, इसीलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी काम कम मिला। मतलब क्या हुआ? पहले आप ट्रैक्टर वगैरह आ गए। इस कहानी के इस मतलब जो आपके कॉमिक्स बुक्स की तरह है, मतलब इसमें बहुत अच्छी शिक्षा दी गई है कि जो है पहले क्या था? पहले किसानों के पास काम करने के लिए लोग हुआ करते थे, तो लोगों का रोजगार किसानी के माध्यम से चल रहा था आसानी से। लेकिन जब लोगों के पास संसाधन आ गए और वो संसाधनों के माध्यम से काम करने लगे, तो जो लोग काम करते थे उनके पास काम नहीं रहा, तो बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ती चली गई। तो इसके कारक भी हो गए, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें बताई गई है। अब इसमें हम आ जाते हैं कि अब इसमें हमने क्या सीखा, पहले ये देख लेते हैं कि हमने इस पार्ट में क्या सीखा है, ठीक है। इस पार्ट में हमने क्या सीखा है, इस बात पर पहले चर्चा कर लेते हैं। तो हमने जो सीखा है वो चीज़ को हम मेंशन कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या सीखा है, ठीक है। तो भारत में हरित क्रांति कब स्टार्ट हुई थी, इस बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं कि भारत में हरित क्रांति कब स्टार्ट हुई थी हमारी। तो हमारी जो भारत में हरित क्रांति स्टार्ट हुई थी वो 1960 में हुई थी स्टार्ट। नॉर्मन बोर्ड लॉक ने की थी, ठीक है। नॉर्मन बोर्ड लॉक ने की थी। और जो हमारी भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वो 1960 के दशक में हुई थी। किसने की थी? एएस
स्वामीनाथन ने की थी, ठीक है। और हरित क्रांति किसके समय था, हरित क्रांति क्यों किसके लिए की गई थी, तो वो कृषि पर आधारित थी, ठीक है। हरित क्रांति किस पर आधारित थी, कृषि पर आधारित थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। उसके बाद हम आपको बताना चाहते थे कि हरित क्रांति जो बेसिकली हमारी हरित क्रांति क्यों आवश्यक थी, क्यों किस लिए आई थी, तो ये हो गया आपका आधुनिकरण के लिए आई थी। हरित क्रांति किसके चारों ओर घूमती है, अब ये समझ लीजिए हरित क्रांति है। अब इसके एक पार्ट्स थे, जैसे कि कृषि हो गया, सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित किया, इसने कृषि को प्रभावित किया। फिर दूसरा आया इसी का आधुनिकरण, ठीक है, इसने आधुनिकरण को भी सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।